स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे मानसिक विकारों की समझ, अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है निदान और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, सामान्यता और असामान्यता की। ठीक है, तो सामान्यता का बेसिकली मतलब होता है जब कोई इंसान या कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, राइट, और जो समाज के जो नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, उनके अकॉर्डिंग रह रहा होता है। जैसे कि नॉर्मल अपनी डेली लाइफ को वो फॉलो कर रहा है, अच्छे से लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, अपना काम कर रहा है, उसे हम एक नॉर्मल इंसान कहते हैं, राइट। मगर वहीं अगर कोई जो इंसान है वो अजीब व्यवहार कर रहा है, जो नॉर्मल एक इंसान को करना चाहिए उससे वो अलग कर रहा है, तो उसे हम अबनॉर्मल कहते हैं, राइट। जैसे कि बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है कोई इंसान, या उसका मन नहीं लग रहा है किसी काम में, लोगों से मिलना जुलना उसने बंद कर दिया है, वो अपने आप को एकदम ऑक्यूपाइड कर लिया उसने, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं हम अबनॉर्मल कहते हैं, राइट। तो यही डेफिनेशन हमारी है नॉर्मल और अबनॉर्मल में। सामान्य का मतलब होता है सामान्य तरीके से रहना और काम करना। असामान्य का मतलब होता है जब व्यक्ति समाज के सामान्य तरीके से अलग व्यवहार करता है, राइट। सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ हमें एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है शबाना की, उससे समझ लेते हैं, राइट। शॉर्ट में समझा देती हूँ मैं। शबाना 24 साल की एक लड़की होती है। उसे साफ़ सफाई में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, राइट। अपने कपड़ों को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बट ये चीज़ तब तक नॉर्मल थी जब तक उसको इस चीज़ के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसको जो अपने कपड़ों की सफाई को लेकर कुछ ज़्यादा चिंता होने लग गई। ठीक है, चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ गई उसकी कि वो हमेशा अपने कपड़ों को चेक करती रहती थी, बार बार सोचती रहती थी। बट बाद में इसी चिंता ने उसको बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल कर दिया। मतलब उसको इतना ज़्यादा अफेक्ट कर दिया कि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। उसका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट था वो भी एकदम डाउन, और लोगों से मिलना जुलना उसने एकदम बंद कर दिया। अपने आप को एकदम ऑक्यूपाइड, एकदम अलोन रहती थी वो। ठीक है, बट शादी के बाद उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि शादी के बाद उसके ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई। ठीक है, अब इस ऐसे में क्या था कि शबाना जो थी बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गई, बहुत ज़्यादा चिंता करने लग गई। ठीक है, और अपने आप को एकदम अलोन फील करने लग गई वो। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है जो कि ये था कि क्या शबाना अबनॉर्मल है, क्या वो किसी मानसिक विकार से जूझ रही है, मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है। तो ऐसे में भी यहाँ पे दो ऑप्शन आए थे, ओसीडी और डिप्रेशन की। ओके, ओसीडी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बार बार सोचना, और डिप्रेशन का मतलब होता है जब इंसान जो होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है, लोगों से मिलना बंद कर देता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, और उदास रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी जो कंडीशंस थी ये अप्लाई हो रही थी शबाना पे। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या वो अबनॉर्मल है, क्या उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी असामान्यता निर्धारित करने वाले संकेतक। ओके, तो जो हमारे संकेतक होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो असामान्य है या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो इसके आगे जो हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कोई जो सिचुएशन है वो अबनॉर्मल है या नहीं। ओके, सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में जानेंगे। मनोवैज्ञानिक पीड़ा और कष्ट, जिसे हम इंग्लिश में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति को मानसिक कष्ट हो तो ये असामान्यता का संकेत हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति लगातार चिंता या दुख में रहता है तो यह मानसिक कष्ट का संकेत हो सकता है। मगर वहीं अगर ये जो चिंता है उसकी वो टेम्परेरी है, राइट, जैसे कि परीक्षा का तनाव, जैसे हम एग्ज़ाम हमारा आ रहा है तो हमें उसके लिए टेंशन हो रही है, उसके लिए हमें तनाव हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। ओके, उसे हम असामान्यता नहीं बोलेंगे। बट यही स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओके, एंड ये आपकी जो स्ट्रेस है आप डेली ले रहे हैं आप इस स्ट्रेस को, एंड ये आपकी जो पूरी रूटीन है ये पूरा रूटीन में आपके इफेक्ट डाल रहा है, तो इट कैन बी एन अब नॉर्मल स्टेट। ओके, तो ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन वही अगर स्ट्रेस आपका टेम्पररी है तो ये नॉर्मल चीज़ है। देन हमारा आता है सेकंड, सही अनुकूलनशीलता ना होना।
इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी, काम या रिश्ते में सही तरीके से ढल नहीं पाता, सामंजस्य नहीं बना पाता, तो इसे हम अबनॉर्मलिटी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, एनोरेक्सिया एक स्टेट होती है जिसमें जो जो विक्टिम होता है, जो पेशेंट होता है, वो खाना नहीं खाता, खुद खाना ना खाकर वो खुद को बहुत ज़्यादा कुपोषित कर देता है। तो ये एक अबनॉर्मलिटी है। ओके, अवसाद अवसाद का शिकार व्यक्ति दोस्तों और परिवारों से अलग हो सकता है, पे मुश्किल आ सकती है। तो बेसिकली वो जो है किसी भी चीज़ में सामंजस्य नहीं बना पाता है, किसी भी चीज़ में ढल नहीं पाता है, तो इट इट इज़ एन अबनॉर्मलिटी। ओके, देन हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेविएशन, सांख्यिकी विचलन। जब किसी व्यक्ति का गुण या व्यवहार सांख्यिकी रूप से सामान्य से बहुत अलग होते हैं, तो उसे असामान्य माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जिनका आईक्यू या तो बहुत ज़्यादा होता है या तो बहुत कम होता है, तो उन्हें हम अबनॉर्मल मान सकते हैं, अबनॉर्मलिटी के रूप में देखा जा सकता है उसे। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है और अट्रैक्टिव है, तो वो अबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि वो सामान्य से, भले ही वो सामान्य से ज़्यादा है, लेकिन वो अबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, समाज के मानदंडों का उल्लंघन। जब कोई व्यक्ति समाज के स्थापित नियमों या नैतिकता का उल्लंघन करता है, तो उसे असामान्य माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अत्यधिक शराब या नशे का सेवन करना, ठीक है, समाज के मानदंडों से बाहर हो सकता है, इसीलिए इसे असामान्य माना जा सकता है। हत्या हत्या एक गंभीर अपराध है, समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं और इसे असामान्य माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट, सामाजिक असुविधा। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरों को असुविधा या बेचैनी का कारण बनता है, तो इसे असामान्य माना जाता है। जब कोई भी व्यक्ति है, उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस या एंजाइटी क्रिएट करता है, तो उसे नॉर्मल नहीं माना जाता, उसे अबनॉर्मल माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति अचानक किसी सिनेमा घर में आपकी सीट के पास बैठ जाए, आत्महत्या के बारे में बात करने लगे, तो ये असामान्य हो सकता है। ओके, नंबर 6, तर्कहीन और अप्रत्याशित व्यवहार। कुछ व्यवहार तर्कहीन या अप्रत्याशित होते हैं जो असामान्यता का संकेत हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है बिन बात की चिल्ला रहा है, बिन बात की अश्लील बातें कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक इलॉजिकल, एक तर्कहीन बात है, तो इट इज़ एन इलॉजिकल बिहेवियर विच इज़ नॉट नॉर्मल। ओके, ये अक्सर सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर में देखा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, खतरनाक बिहेवियर। जब कोई व्यक्ति खुद को या दूसरों को खतरे पे डालता है, तो इसे अबनॉर्मल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो ये खतरनाक और असामान्य व्यवहार है। हालांकि मानसिक विकार का मतलब हमेशा खतरनाक होना नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति दूसरों के लिए खतरे का कारण बनता है, तो ये असामान्य माना जाता है। सो पॉइंट नंबर 8, संस्कृति और समाज का प्रभाव। असामान्यता के बारे में संस्कृति और समाज का प्रभाव जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कोई चीज़ असामान्य है या नहीं, ये मेनली जो समाज होता है, जो समाज की मान्यताएं होती हैं और जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, उन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं समलैंगिकता की, इट मीन्स LGBT की, अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहले जो था इसे एक मानसिक विकार माना जाता था, लेकिन अब जो है, अब मोस्ट ऑफ द सोसाइटी हमारी जो है इसे नॉर्मल मानती है, असामान्य नहीं मानती है। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर, राइट। अगर मैं इंडिया की बात करूं और वहीं अगर मैं अनदर कंट्रीज़ की बात करूं, तो अनदर कंट्रीज़ में जो LGBT की बात आती है, वहाँ पे उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है, बट इन इंडिया ये चीज़ जो है स्टिल अभी नॉर्मल नहीं है, लोग इसे अभी भी अबनॉर्मलिटी की तरह ही देखते हैं। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मानसिक विकारों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो हम उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देते हैं। ठीक है, ताकि हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। जैसे कि
अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो हम जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं ताकि हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज ले सके और ये जान सके कि एक एक कीट जो है वो दूसरी कीट से किस तरह अलग है। ठीक है, इनके बीच क्या अंतर है। अब मानसिक विकारों की बात करें तो यहाँ पर भी वर्गीकरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, मानसिक विकार है यहाँ पे ये इसलिए ज़्यादा महत्व कर रखते हैं क्योंकि मानसिक विकारों को वर्गीकृत करने से हमें ये समझने में मदद करता है कि किस विकार के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है तो डिप्रेशन के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया हमारा, मेजर डिप्रेशन हो गया। तो इसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं और ये डॉक्टर को सही निदान और इलाज में मदद मिलती है इससे। ओके, बट क्लासिफिकेशन हमेशा आसान नहीं होती। ये हमेशा कुछ ना कुछ सवाल खड़े कर देता है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मानसिक विकारों को इस तरह बांटना सही नहीं है। ठीक है, इससे इंसान को एक टैग मिल जाता है और ये उसकी पूरी स्थिति को सही से नहीं दिखाता। समाज में मानसिक विकारों को लेकर एक नेगेटिव सोच बन जाती है। ओके, एज अभी हमने बात करी वर्गीकरण के महत्व के बारे में, राइट, कि इसमें हम जो है चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं जिससे कि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। एंड ये हमें हेल्प करता है उस चीज़ को बेटर जानने में एंड उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में। ओके, तो अब हम वर्गीकरण के प्रकार जानेंगे जिसे हम वर्गीकरण के 3 मुख्य दृष्टिकोण कहते हैं। ओके, पहला जो है हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है, कैटेगरिकल अप्रोच। ओके, देन सेकंड हमारा आयामी दृष्टिकोण, डायमेंशनल अप्रोच। देन थर्ड है हमारा प्रोटोटाइप दृष्टिकोण, प्रोटोटाइप अप्रोच। ओके, अब इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला दृष्टिकोण, स्पष्ट दृष्टिकोण। इस अप्रोच में मानसिक विकारों को बहुत स्पष्ट श्रेणी में बांटा जाता है, जैसे कि DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। इसमें ये माना जाता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसे सिर्फ डिप्रेशन के ही लक्षण होने चाहिए, लेकिन इससे समस्या ये होती है कि दो लोग एक ही विकार से जूझ रहे हैं, उनके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं जिससे इलाज में कठिनाई हो सकती है। ओके, देन सेकंड अप्रोच है हमारी डायमेंशनल अप्रोच, आयामी दृष्टिकोण। इस अप्रोच में विकारों को एक सीमा, एक स्केल में मापा जाता है, यानी हम ये देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का मानसिक विकार सामान्य से कितनी दूरी पर है। ओके, फॉर एग्जांपल हल्का डिप्रेशन या गंभीर डिप्रेशन, ये तरीका ज़्यादा लचीला होता है लेकिन इसे समझने और लागू करने में थोड़ा मुश्किल और महंगा हो सकता है। ओके, थर्ड प्रोटोटाइप दृष्टिकोण। इसमें हम विकारों को पहचानने के लिए एक सामान्य प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कुत्ते की पहचान करना चाहते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि 4 पैर वाला जानवर, लेकिन हर कुत्ता अलग होता है, अलग रंग, आकार और नस्ल के होते हैं। इसी तरह मानसिक विकारों के लक्षण भी थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जो सभी विकारों में मिल सकते हैं। ओके, तो एज अभी हमने इन तीनों विकारों को पढ़ा है। ठीक है, तो इससे हमने ये समझा कि जो तीनों दृष्टिकोण है हमारे, स्पष्ट, आयामी और प्रोटोटाइप, हर दृष्टिकोण की एक अपनी विशेषता और चुनौती है। इनका उपयोग अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण प्रणाली की कमियां। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वर्गीकरण का सरल बनाना और जानकारी का नुकसान। इसमें जब हम मानसिक विकारों को सिर्फ एक नाम दे देते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया या डिप्रेशन, तो हम उस व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं समझ पाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम किसी को केवल सिजोफ्रेनिया कहें तो हम उसकी जो पारिवारिक संबंध है या जो अन्य व्यक्तिगत बातें हैं उस इंसान की, हम उस उन्हें जानने से चूक जाते हैं। ठीक है, इससे उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी अहम जानकारी खो दी जाती है। सेकंड, स्टिग्मा या कलंक। जब किसी व्यक्ति को मानसिक विकार का नाम दिया जाता है तो समाज में उसके प्रति एक नेगेटिव सोच बन सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है एंड उसे पागल या मनोरोगी का नाम दिया जाए तो वो जो है अलग महसूस कर सकता है और उसे मानसिक रूप से परेशानी भी हो सकती है। ओके,
देन थर्ड आता है हमारा स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता यानी हम बिना किसी जानकारी के किसी के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग मानसिक विकारों से जूझते हैं उनका व्यवहार एक जैसा होगा। ये गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है और मानसिक विकारों के लक्षण भी अलग अलग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उनका व्यवहार है वो सेम ही होगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, इतिहास और वर्गीकरण। मनोविकृति को वर्गीकृत करने का तरीका जो है काफ़ी पुराना है। पहले वैज्ञानिकों ने मानसिक विकारों को जैविक कारकों से जोड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एमिल क्रेपेलिन का काम था, जिसने मानसिक विकारों को समझने में मदद की। पॉइंट नंबर 5, आईसीडी और डीएसएम 5। आजकल मानसिक विकारों को आईसीडी एंड डीएसएम 5 जैसी प्रणालियों से वर्गीकृत किया जाता है। ये प्रणालियां डॉक्टरों को सही निदान और इलाज करने में मदद करती हैं। सो अभी के लिए इतना ही। बाकी इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, पूरा ये जो चैप्टर है। ओके, देन इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।